अंडरग्राउंड मैजिकल मंकी एंड मैजिकल पॉन्ड। एक घने जंगल में हाहाकार मच गया था। एक खूंखार बाघ ने जंगल के जानवरों को अपना गुलाम बनाया था। जो कोई उसके खिलाफ जाता था वो बाघ उसे मार देता था। उसके आतंक से परेशान होकर एक बंदर जंगल से दूर बिना खाए पिए भागने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे बहुत प्यास लगती है। अरे ये क्या? कहीं कोई तालाब नहीं दिख रहा है। भागते भागते मुझे तो बहुत प्यास लग गई है। बंदर बहुत थक जाता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे पानी के बहने की आवाज आती है। वो बंदर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कहीं पर भी पानी नहीं दिखाई देता। तब वो सोचता है, अरे पानी के बहने की तो आवाज आ रही है, पर पानी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं। इस तरह से बंदर सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक जादुई ताला प्रकट हो जाता है। ये देखकर बंदर बहुत चकित हो जाता है, पर सामने पानी को देखकर वो खुश भी होता है। और प्यासा बंदर पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। बंदर जैसे ही तालाब के अंदर जाता है, सीधा उस तालाब में गिरते हुए अंडरग्राउंड चला जाता है, जहां पर बहुत सारी मछलियां और कछुए रहते हैं। तब बंदर सोचता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये तो कोई जादुई दुनिया है और यहाँ सब चीजें जादुई है। बंदर की यह बात सुनकर उसके पास एक कछुआ आता है और वो कहता है, हाँ, तुम सच कह रहे हो बंदर। ये एक जादुई तालाब है और इस तालाब की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जब मैंने तुम्हें प्यासा देखा, तब मैंने ही ये तालाब तुम्हारे सामने प्रकट किया। अरे पर इस तालाब को इस तरह से क्यों छुपा कर रखा है? अगर इस जादुई तालाब की बात इंसान या फिर किसी जानवर को पता चली तो वो इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। बस इसी बात की वजह से मैं इस तालाब को सबके सामने प्रकट नहीं करता। लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बंदर, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मदद क्यों चाहिए ये बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब बंदर कछुए को उस खूंखार बाघ के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह से उसने सारे जंगल के जानवरों को कैद कर रखा है। तब कछुआ बंदर की मदद करने की ठान लेता है और उसे तालाब का जादुई पानी देते हुए कहता है, देखो बंदर, तुम ये जादुई तालाब का पानी पीते ही तुम भी एक जादुई बंदर में बदल जाओगे। इस जादुई पानी से तुम छोटे या विशाल बन सकते हो। उसी के साथ तुम एक ताकतवर बंदर बन जाओगे, जिससे तुम उस खूंखार बाघ का सामना कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कछुए। अब मैं चलता हूँ। हाँ, पर ध्यान में रखना कि इस जादुई तालाब की बात किसी को भी पता न चले, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो कछुए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस जादुई तालाब की बात किसी को नहीं बताऊंगा। बंदर ऐसा कहते हुए जादुई तालाब का पानी पीता है। बंदर को खुद में कुछ अलग ही एहसास होने लगता है। वो जादुई तालाब से बाहर आकर अपने जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जंगल में जाते ही वो बाघ के सामने आता है और उसे ललकारने लगता है। हे खूंखार बाघ, तुम अब ये जंगल छोड़कर जाने का मन बना लो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंदर की यह बात सुनकर बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अरे मूर्ख बंदर, मुझसे बगावत कर रहा है तू? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या? तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ कि मैं किस मिट्टी से बना हुआ हूँ। बाघ बंदर पर हमला करने ही जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर बंदर तो एक ताकतवर बंदर बन गया था, जो बाघ का मुकाबला कर पा रहा था। वो बार बार बाघ को ही मार रहा था। तब बाघ को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे, ये बंदर आखिरकार इतना ताकतवर कैसे बन गया? ये तो मुझे ही मात दे रहा है। नहीं नहीं, अब तो इसे मारकर ही मैं दम लूंगा। ये सोचकर बाघ बंदर को अपने खूंखार जबड़े में पकड़ने की कोशिश करता है। पर तब बंदर अपने जादू से एक विशाल जादुई बंदर बन जाता है। ये देखकर बाघ भी चकित होकर उसे देखने लगता है। तब विशाल जादुई बंदर उस बाघ को जादुई पानी की शक्ति से मारने लगता है। थोड़ी ही देर में वो बाघ मारा जाता है। सारे जंगल के जानवर ये सब देखकर चकित हो जाते हैं और बाघ के मरने से खुश भी हो जाते हैं। विशाल जादुई बंदर फिर से साधारण रूप में आ जाता है और उस दिन से जादुई बंदर जंगल की रक्षा का काम करने लगता है। नेक दिल कछुआ।
एक जंगल में चिंटू नाम का एक खरगोश होता है। उसे आम बहुत पसंद होते हैं और एक पिंटू नाम का कछुआ उसका दोस्त होता है। दोनों साथ में घूमते फिरते रहते हैं। एक शाम चिंटू पिंटू के घर जाता है। आजा पिंटू, मैं जा रहा हूँ आम खाने, चल मेरे साथ। आज मैं नहीं जाता, तू चला जा। क्यों? अब तो चल रहा है या मैं जाऊं? हाँ जा तू। चिंटू पिंटू के ऊपर बैठ जाता है। दोनों चलते जाते हैं। चिंटू अब नीचे उतर जाता है। चिंटू उछलता कूदता हुआ चलता है। पिंटू धीरे धीरे चलता है। थोड़ा तेज चल ले यार, कितना धीरे चलता है। बस इसीलिए तो मैं मना कर रहा था तेरे साथ आने से। तू तो मजाक बना देता है मेरे चलने का। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूँगा। दोनों आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। आम खाने लगते हैं। आह, कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। तू तो बस आम के पीछे पागल है। रात होने तक दोनों वापस आ जाते हैं। पिंटू अपने घर चला जाता है। चिंटू घर की तरफ आता है। रास्ते में दो कुत्ते जा रहे होते हैं। पहला कुत्ता, जिसका नाम हनी होता है, वह चलता चलता अपने दूसरे दोस्त कुत्ते मनी से कहता, और मनी, आज उस नदी के पार थोड़ा दूर एक बाग में गया था। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट आम थे। आम खा के दिन बन गया मेरा। ये बात चिंटू सुन लेता है। वह खुश हो जाता है। वाह, बड़े बड़े आम, मजा ही आ जाएगा। पर मैं जाऊंगा कैसे नदी पार करके? थोड़ी देर सोचता है। हाँ, पिंटू है ना, वही लेकर जाएगा। अगले दिन चिंटू फिर से पिंटू के घर आता है। अरे बाहर आ पिंटू, जल्दी आ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? वो भी तू बताएगा? तेरे लिए आम से ज्यादा जरूरी क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, आम वाली बात ही है। मैं नहीं सुननी फिर, बाय बाय। सुन यार, कल मैंने हनी को कहते हुए सुना कि नदी के उस पार बहुत बड़े बड़े आम के बाग है। अच्छा, तो क्या करे फिर? बाग है तो करना क्या है? चल ना, आ जल्दी। मुझे तैरना नहीं आता, तो लेकर चल मुझे। अच्छा, इसीलिए साथ लेकर जा रहा है मुझे। क्यों, अब क्या हुआ? तू तो मजाक बनाता है मेरे चलने का। अब बता, मुझे तो चलना भी आता और तैरना भी आता। हाँ मेरे बाप, अब चल। दोनों चलते जाते हैं। चिंटू नदी के पास आकर पिंटू पर बैठ जाता है और नदी पार कर लेते हैं। फिर दोनों पैदल चलते जाते हैं। पिंटू थक जाता है, बहुत धीरे चलता है। अबे जल्दी चल ले, कितना धीरे चलता है तू? मैं थक गया हूँ। अब बाग कब आएगा? कितना दूर है? आएगा तो दिख जाएगा। तू इतना धीरे चल रहा है, इससे अच्छा तो तू वापस ही चला जा। तुझे तो लाना ही नहीं चाहिए था। पिंटू को बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहता। इतने में बाग दिख जाता है। वो देख, आ गया बाग। कितने बड़े बड़े आम हैं। वहाँ बाग के बाहर कुछ आदमी खड़े होते हैं। ये जाएंगे तभी हम अंदर जा सकेंगे ना। पर अभी तो अंधेरा होने वाला है। ये यही रुककर पहरा देंगे, कल सुबह आएंगे। पिंटू की बात सही होती है। आदमी वही रुके रहते हैं। चल अब वापस, आज तेरी किस्मत में आम नहीं है। चिंटू परेशान हो जाता है और दोनों वापस आ जाते हैं। तेरी वजह से हुआ है ये सब। इतना धीरे चलता है। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। मैं हनी को कहूंगा, वह ले जाएगा। ठीक है, तेरी मर्जी।
उसे बुरा लगता है। अगले दिन सुबह ही चिंटू हनी के पास जाता है। हनी, क्या तुम मुझे नदी पार उस आम वाली बाग में ले जाओगे? मुझे तैरना नहीं आता। मुझे आम खाने का बहुत शौक है। मैं थैले में बहुत सारे आम भर कर लाऊंगा। पास में मनी भी खड़ा होता है। मनी हनी को इशारा करता है। चिंटू, 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। और हनी मनी के पास जाता है। चुपके से हनी को कहता है, तू चला जा इसके साथ, और अब ये आम लाए तो तू उस चिंटू को नदी में गिरा और सारे आम हमारे, ठीक है? वो वापस चिंटू के पास आता है। हाँ चिंटू, चलो। दोनों जाते हैं। हनी के ऊपर बैठकर चिंटू नदी पार करता है। बाग में इस बार कोई नहीं होता। चिंटू मेहनत करके खुद आम तोड़ लेता और बड़ा सारा थैला भर लेता है। हनी वहाँ आराम से बैठकर एक आम खा लेता। चिंटू, इनमें से एक आम तू रख ले, बाकी मुझे दे देना। क्यों दे दूं? वे मेरे हैं, मैं ही लूंगा। तुम अपने लिए और तोड़ कर ले आओ। नहीं मानता तू मेरी बात? नहीं। इतने में चलते चलते नदी आ जाती है। चिंटू हाथ में थैला पकड़कर रखता और हनी की पीठ पर बैठ जाता है। सामने दूसरी तरफ मनी खड़ा इंतजार कर रहा होता है। हनी नदी के बीच में आकर थोड़ा नीचे होकर हिलता है और चिंटू पानी में गिर जाता है। साथ में आम का थैला भी गिर जाता है। सारे आम नदी में बह जाते हैं। ये क्या किया हनी? तेरी वजह से अब आम भी गए। हनी नदी से बाहर आ जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। उधर सारे आम चिंटू नदी में बहते हुए थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं। बचाओ, बचाओ! पिंटू उसे देख लेता है। वह जल्दी से एक बड़ा जाल लाकर नदी में फेंकता और सारे आम और चिंटू उसी में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो पिंटू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तूने बचा लिया मुझे। मुस्कुराते हुए हाँ, तुझे भी और तेरे आमों को भी। दोनों खुश हो जाते हैं और मिलकर बहुत सारे आम खाते हैं। चतुर घोड़ा और होशियार बिल्ली। एक जंगल के शेर राजा के देहांत के बाद जंगल की जिम्मेदारी शेरनी पर आ जाती है। शेरनी जंगल की महारानी बनकर जंगल को संभालने लगती है। शेरनी की सहायता के लिए चतुर घोड़ा और होशियार बिल्ली रहती है। वो समय समय पर शेरनी को सही सुझाव दिया करते थे। एक बार वो तीनों भी जंगल की देखरेख के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घायल बाघ दिखाई देता है। शेरनी कहती है, अरे देखो तो जरा, वहाँ पर घायल बाघ पड़ा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शेरनी को देखते ही घायल बाघ कहता है, महारानी, मुझे बचा लीजिए। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल के राजा ने मुझ पर झूठा आरोप करके मुझे बहुत मारा और उस जंगल से बाहर भेज दिया। मेरी मदद कीजिए महारानी। इस तरह से वो घायल बाघ रोने का नाटक करता है। पर चतुर घोड़ा और होशियार बिल्ली यह सब समझ जाते हैं कि वो घायल बाघ नाटक कर रहा है और धीरे से घोड़ा महारानी को कहता है, महारानी, इस घायल बाघ पर आप भरोसा मत कीजिए। मुझे तो सब इसका ये रोने का नाटक लग रहा है। हाँ महारानी, और वैसे भी इसी ने कुछ किया होगा, तभी तो राजा ने इसे जंगल से बाहर किया है। जो कुछ हो, पर फिलहाल हमें इसकी मदद करनी चाहिए। शेरनी उन दोनों की बात नहीं सुनती है और उस बाघ की मदद करने की वो ठान लेती है। तब वो बाघ से कहती है, घबराओ मत बाघ, आज से तुम इसी जंगल में रहोगे। सुनो बिल्ली, तुम जल्द से जल्द बाघ के रहने का इंतजाम करो, और हाँ, हकीम को बुलाकर इसकी मरहम पट्टी भी करो। हमारे मेहमान को किसी भी चीज की कोई कमी ना होनी चाहिए। शेरनी के ऐसा कहते ही बिल्ली और घोड़ा बाघ के रहने का इंतजाम करते हैं। उधर बाघ मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है,
आखिरकार ये शेरनी मेरे जाल में फंसी गई। बेवकूफ कहीं की। इस शेरनी को कैद करके मैं खुद इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। बाघ मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है। दरअसल बाघ जख्मी होने का नाटक कर रहा था, पर वो तो वहां जंगल का राजा बनने ही आया था। इस तरह से बाघ जंगल में आराम से रहने लगता है। वो शेरनी का विश्वास जीतने लगता है और एक दिन मौका देखकर शेरनी को जाल में फंसाकर उसे कैद कर लेता है। तब शेरनी उसे कहती है, ये क्या कर रहे हो बाघ? छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझे ही बंदी बना रहे हो। अरे मूर्ख शेरनी, मैं तो राजा बनने के लिए इस जंगल में आया था और तुम्हारे होते हुए मैं कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुम्हें साइड में करना बहुत ही जरूरी है। बाघ शेरनी को कैद कर लेता है और सारे जंगल में ये अफवाह फैला देता है कि शेरनी की मौत हो गई है और खुद को वो उस जंगल का राजा भी घोषित कर देता है। पर वो बाघ जंगल पर क्रूरता से शासन करने लगता है। एक बार घोड़ा और बिल्ली मिलकर बातें करते रहते हैं। घोड़ा कहता है, मुझे तो लगता है हमारी महारानी के साथ इस बाघ ने ही कुछ किया होगा। हाँ, तुम सच कह रहे हो। मुझे तो इस बाघ पर पहले से ही भरोसा नहीं था। कोई बात नहीं बिल्ली, पर हम अपनी महारानी को ढूंढ कर निकालेंगे। तुम इस बाघ पर नजर रखना। उस समय से बिल्ली बाघ पर चुपके चुपके नजर रखने लगती है। शाम को बाघ एक गुफा में जाता है। बिल्ली भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा में चली जाती है। तब उस गुफा में बिल्ली अपनी महारानी को देख लेती है। बिल्ली ये सारी बात घोड़े को जाकर बता देती है। फिर वो दोनों मिलकर महारानी को बाघ के जाल से छुड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं। ठीक है, तो फिर तय हो गया। कल हम अपनी महारानी को छुड़ा लेंगे। मैं गुफा के बाहर बाघ के साथ लड़ाई करूंगा और उसे अपने पीछे भगाकर एक गड्ढे में गिरा दूंगा। उधर तुम अपने दोस्त चूहे के साथ गुफा में जाना और महारानी का जाल तोड़कर उसे छुड़ा लेना। प्लान के हिसाब से दूसरे दिन घोड़ा गुफा के बाहर बाघ के साथ लड़ाई करने लगता है। लड़ाई करते करते घोड़ा बाघ को अपने पीछे दौड़ाता है। घोड़ा बहुत ही तेजी से दौड़ने लगता है। बाघ भी उसका पीछा करने लगता है। सामने एक बड़ा सा गड्ढा रहता है। घोड़ा अपनी होशियारी से तेजी से ऊंची छलांग लगाता है और वो गड्ढा पार कर लेता है। पर बाघ उस गड्ढे को लांग नहीं पाता और उस गड्ढे में गिर जाता है। उधर बिल्ली अपने दोस्त चूहे को लेकर जाल को काटने के लिए कहती है। चूहा जाल को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में महारानी भी जाल से मुक्त हो जाती है। फिर वो तीनों मिलकर उस गड्ढे के पास आ जाते हैं। तब बाकी के जानवर भी वहां पहुंच जाते हैं। तब शेर, घोड़े और बिल्ली, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दो। और हाँ बाघ, तुम्हारी तो यही सजा है कि तुम इसी गड्ढे में तड़प तड़प कर मर जाओ। उस समय बाघ बहुत ही मिन्नतें करता है, पर शेरनी उसकी बातों में नहीं आती। अपनी महारानी को वापस जंगल में देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। इस तरह से चतुराई और होशियारी से घोड़े और बिल्ली ने अपनी महारानी को बाघ के जाल से छुड़ाया। बाघ उधर बिना खाए पिए गड्ढे में ही तड़प तड़प कर मर जाता है।